इस लड़के ने पेलिकन का एक घोंसला खोजा। आसपास का क्षेत्र शिकारियों द्वारा मारे गए शवों से अटा पड़ा है। उसने खाने के लिए इंतजार कर रहे 3 गरीब पेलिकन को देखा और माइक को दया आ गई। उसने तुरंत अपनी शर्ट उतार दी और ध्यान से उन्हें लपेट दिया। वो उन्हें गोद लेने के लिए घर लाने वाला था और माइक को नहीं पता था कि इस प्रकार का पक्षी छिद्रित पेटों का राजा था और उसने इसे लगभग विफलता की स्थिति तक खा लिया। उसे एक लकड़ी का बक्सा मिला और उसने अखबार और घास को सावधानी से रखकर उसमें रख दिया। लेकिन आगे उन्हें कैसे खिलाएं? माइक ने चतुराई से मछली को तोड़ने के लिए टॉम का प्रोपेलर ढूंढ लिया। प्रभाव बुरा नहीं था, बस खिड़की पर थोड़ा गंदा था। माइक ने ध्यान नहीं दिया, धैर्यपूर्वक और सोच समझकर उन्हें थोड़ा थोड़ा खिलाया। जब उसने देखा कि वे अच्छा खा रहे हैं तो वह भी खुशी से मुस्कुराया। टॉम मछली पकड़ने से घर वापस आया और जैसे ही वह दरवाजे में दाखिल हुआ उसे घर से मछली की गंध महसूस हुई। माइक ने तुरंत टॉम को खींच लिया और उसे नवजात पेलिकन को दिखाने ले गया। टॉम भी बहुत खुश है। अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद से लड़का कभी इतना खुश नहीं हुआ। रात में माइक ने सबसे कमजोर पेलिकन के लिए घोंसला बनाने के लिए टॉम के स्कार्फ का उपयोग किया। यहाँ तक कि जब वो सोने भी जाते हैं तो उनके बगल में ही सोते हैं। उसे डर था कि ये पेलिकन मर जाएंगे। दिल वाले लोगों को धोखा मत दो। पेलिकन की पहली रात सबसे खतरनाक होती है। अगले दिन टॉम ने एक मैनुअल सानना मशीन बनाई जो माइक के लिए पेलिकन को खिलाने के लिए सुविधाजनक थी। दिन ब दिन छोटे पेलिकन भी बड़े हो रहे हैं। उनके पूरे शरीर पर मुलायम बाल उगाते हैं, लेकिन वे कभी भी भरपेट खाना नहीं खाते। रात में शोर के कारण टॉम को रात में नींद नहीं आती, लेकिन टॉम ने भी केवल कुछ वाक्यों पर नाराजगी व्यक्त की। फिर भी हर दिन उनके लिए भोजन के लिए मछली पकड़ने के लिए समुद्र में जाने की जिद की। लेकिन जैसे जैसे पेलिकन बढ़ते हैं भोजन की मात्रा बढ़ती जाती है। पहले दिन से आधा बैरल से लेकर 2 भरी पेटी तक पर्याप्त नहीं है। पेलिकन न केवल खूब खाते हैं और लोगों के बहुत करीब भी होते हैं। वे समुद्र तट पर माइक के साथ एयर बॉल खेलते हैं। माइक जहाँ भी जाते हैं वे वहाँ जाते हैं। सुबह में टॉम उसे मछली पकड़ने के लिए समुद्र में जाने के लिए कहना चाहता है, लेकिन मछली उनके खाने के लिए पर्याप्त नहीं है। माइक को पेलिकन के साथ बहुत खुशी से खेलते हुए देखकर टॉम ने उनके खाने के लिए मछली खरीदने के लिए बाजार जाने का फैसला किया। माइक अपने 3 पेलिकन को बाजार में टहलने के लिए ले गया। सड़क पर सभी लोग उत्सुकता से उनकी ओर देख रहे थे। उन्होंने इतने बड़े पक्षी को इतना आज्ञाकारी पहले कभी नहीं देखा था। मछली खरीदने के बाद वो माइक के पास आया और कहा, पेलिकन को जंगल में वापस जाना चाहिए और गुना करना चाहिए। इसके अलावा मैं जीवन भर उनकी देखभाल नहीं कर सकता। आपको उन्हें आजाद कर देना चाहिए। माइक की आंखों में आंसू थे, लेकिन फिर भी वो सहमत हो गया। लेकिन ये पेलिकन नहीं जानते कि जंगल में कैसे जीवित रहना है। माइक अपने मुंह से मछली पकड़ते हुए जोर जोर से पानी में घुसा। पता चला कि आप इन पेलिकन को मछली पकड़ना सिखा रहे थे। अप्रत्याशित रूप से वो आप ही थे जिसने मछली पकड़ना सीखा। 2 आदमी हंसते हुए दिखे। हाहा। फिर उसने उन्हें फिर से उड़ना सिखाया। उसने दौड़ते और लहराते हुए अपनी बाहें फैला दी। आकाश में उड़ने की सफलता का अनुसरण पेलिकन ने भी किया, लेकिन एक समय के सबसे कमजोर पेलिकन ने अभी भी उड़ना सीखने से इनकार कर दिया। शायद वो माइक को छोड़ना नहीं चाहता। माइक समुद्र तट पर बैठे हुए उसे गले लगाता है और लगातार उसका उत्साहवर्धन करता रहता है। अंततः उसने अपने पंख फैलाए और धीरे धीरे आकाश में उड़ गया। यह अपने पंख फैलाना और उड़ना भी सीखता है। माइक बेहद खुश है, लेकिन धीरे धीरे ये मुस्कान उदासी में बदल जाती है, क्योंकि विदाई का क्षण आ गया है। टॉम उन्हें पेलिकन सभा स्थल पर ले गया। सामने वाले दोनों उड़ गए। केवल सबसे छोटा बच्चा अभी भी माइक की गोद में है। माइक ने इसे जाने दिया। यह उड़ना भी नहीं चाहता। माइक केवल अपने आंसू रोक सका और जोर से चिल्लाया। नया पेलिकन धीरे धीरे दूर उड़ गया। पिता और पुत्र नाव पर चुपचाप बैठे हुए हैं। घर वापस आकर माइक पहले से कहीं अधिक अकेला महसूस करता है। वो हमेशा उन जगहों पर जाता है जहाँ पेलिकन रहते हैं, इस उम्मीद में कि वो यहाँ उन्हें ढूंढ लेगा, लेकिन अभी भी अपेक्षा के अनुरूप नहीं है। उसके जाने से पहले उसने गोलियों की आवाज सुनी। माइक बहुत चिंतित हुआ और उसने टॉम को सब कुछ बताया। इस जगह को संरक्षित क्षेत्र बनाने के लिए अगले महीने मतदान होगा, तब तक वे सुरक्षित हो जाएंगे। आज सुबह माइक बाथरूम जाने के लिए उठा तो सबसे कमजोर पेलिकन पीठ को देखकर आश्चर्यचकित रह गया। माइक ने उत्साहपूर्वक टॉम को यह आशा करते हुए बुलाया कि टॉम इस पेलिकन को अपने पास रख सकेगा। माइक की दलीलों से सहमत होकर टॉम भी इस पर विश्वास नहीं कर सका। तब से वे एक दूसरे से दूर नहीं थे।
वे एक साथ लुका छिपी खेलते हैं, एक साथ समुद्र तट पर चलते हैं, एक साथ किनारे पर मछली पकड़ने जाते हैं। हर दिन एक तस्वीर की तरह है जिसमें पूरे दिन और रात छाया रहती है। लेकिन इतनी खूबसूरत जोड़ी को खतरा है। माइक एक सामान्य दिन की तरह मछली खरीदने के लिए पेलिकन ले गया, लेकिन उसका सामना एक दुष्ट शिकारी से हुआ। यहाँ तक कि पेलिकन के मालिक भी जाने नहीं देते। माइक को पेलिकन को दूर ले जाना पड़ा। जब वे बाहर खेल रहे थे तो उन्हें शिकारी की गोली की आवाज सुनाई दी। वे निर्दयतापूर्वक सभी पक्षियों का वध कर देते हैं। पेलिकन जानता है कि उसका साथी खतरे में है। वो शिकारी की ओर उड़ता है। माइक ने भी पीछा किया। पेलिकन लगातार शिकारियों के चारों ओर घूमते रहते हैं, उनके हाथों में बंदूकें थपथपाते रहते हैं। लेकिन क्या यह एक शिकारी का प्रतिद्वंद्वी नहीं है? जैसे ही शिकारी ने गोली चलाने की तैयारी के लिए अपनी बंदूक उठाई, माइक पेलिकन के सामने रुक गया। शिकारी ने ये देख लिया और उसे पहले वहाँ से निकलना पड़ा। लेकिन उसी समय आसमान में बिजली चमकी, बारिश का तूफान आया और माइक के पिता अभी भी समुद्र में हैं। लहरों द्वारा उन्हें समुद्र में गिरा दिया गया है। एक खतरनाक क्षण में माइक ने संदूक खोला और रस्सी निकाल ली। फिर उसने अपनी टोपी उतारी और उसमें मछली पकड़ने की एक रस्सी सिल दी। दूसरे सिरे पर रस्सी जोड़े, फिर टोपी को जोर से फेंकें। उड़ते समय टोपी को घूरने पर पेलिकन को तुरंत समझ आ गया कि माइक का क्या मतलब है। इसका उद्देश्य ईमानदारी से समुद्र की ओर उड़ते हुए उसकी उड़ने वाली टोपी को चुराना था। माइक ने तुरंत रस्सी पकड़ ली और तुरंत उसे छोड़ दिया। पेलिकन ने टोपी ले ली और दूर दूर तक उड़ गया। अचानक तेज हवा ने टोपी को उड़ा दिया। माइक ने उत्सुकता से समुद्र की ओर देखा। पेलिकन झपट्टा मारता है और टोपी फिर से चुरा लेता है। टॉम ने पेलिकन की ओर हाथ हिलाया, उसकी टोपी ठीक उसके बगल में गिरी। टॉम ने रस्सी पकड़ ली। उन दोनों ने मिलकर टॉम को वापस खींचने के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल किया। टॉम कभी कभी एक बड़ी लहर से डूब जाता था, कभी कभी सांस लेने के लिए अपना सिर उठाना मुश्किल हो जाता था। माइक ने हार नहीं मानी, टॉम को किनारे तक खींचने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। आखिरकार टॉम उठ गया। माइक खुशी से भागा। पिता और पुत्र ने एक दूसरे को कसकर गले लगाया। यिन और यांग लगभग अलग हो गए। इस समय पेलिकन भी वापस उड़ जाते हैं। पेलिकन उद्धारकर्ता की कहानी तेजी से पूरे शहर में फैल गई। हर कोई इसके लिए मछली खरीदने के लिए पैसे दान करने के लिए प्रेरित हुआ। लेकिन खूबसूरत दृश्य ज्यादा देर नहीं रहता। शिकारी की गोलियों की आवाज गूंजती रहती है। पेलिकन अभी भी अपने साथियों की रक्षा करना चाहते हैं, बिना किसी हिचकिचाहट के उड़ जाते हैं। माइक ने पागलों की तरह उसका पीछा किया, लेकिन इस बार शायद वो समय पर नहीं पहुंच पाया। जब बंदूक की गोली की आवाज आई तो पेलिकन आकाश से गिर गए। जब तक टॉम नहीं आया, शिकारी भागने के लिए दौड़ पड़े। माइक ने गंभीर रूप से घायल पेलिकन को गले लगाया। जब वो घर लौटा तो वो जाने नहीं देना चाहता था। आधी रात तक इंतजार करते हुए पेलिकन ने धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीं, क्योंकि घाव बहुत गंभीर था। माइक अंततः समझ गया, केवल मजबूत होने से ही आप उस चीज की रक्षा कर सकते हैं जिसे संरक्षित करने की आवश्यकता है। पेलिकन को दफनाने के बाद माइक ने टॉम को छोड़ने का फैसला किया और सक्रिय रूप से स्कूल जाने का रास्ता चुना। दशकों बाद माइक अपनी पोती को इस स्थान पर वापस ले आए और अब वो एक बिजनेसमैन बन गए हैं। ये स्थान दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा प्रकृति अभयारण्य भी बन जाता है। उन्होंने अपनी और पेलिकन की कहानी को याद करते हुए एक पेलिकन मूर्ति बनाई। एक दर्दनाक अधिग्रहण।